यहाँ पे देश विदेश से लोग दुनिया भर के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, जापान से लोग भारतवर्ष में नालंदा, तक्षशिला, मदनपुरी ये सब जगहों पे पढ़ने आते थे। क्यों पढ़ने आते थे? क्योंकि उस कालखंड में तथागत गौतम बुद्ध ने जिस शिक्षा का, जिस धर्म का, जिस दर्शन का सूत्रपात किया वो मानव और मानवीयता पर आधारित है। मानव जो है उससे पूर्व, मैडम बहुत अच्छा बात पूछी कि आखिर क्यों ऐसा आन पड़ा कि बोलो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति थी, वैदिक परंपरा थी, वैदिक धर्म था, बावजूद उस पर आविर्भाव हुआ भारतीय परंपरा में बौद्ध दर्शन का। तो हम अभी अवगत हैं कि कुछ कालखंड ऐसा रहा, यद्यपि कि मेरा परंपरा बहुत समृद्ध रहा, संस्कृति बहुत गौरवमय रही है भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा का, बावजूद उसके कुछ कालखंड ऐसे रहे जो बहुत ही डार्क फेज कहा जा सकता है भारतीय संस्कृति के, और उसमें मानव के बीच भेद किया गया और जिसमें पशु हिंसा, सती प्रथा, बाल विवाह, लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया, ऐसा कुछ कालखंड था। ऐसे तो गार्गी, मैत्री, बहुत सारी महिलाएं भी विदुषी हुई हैं, लेकिन महिलाओं को भी शिक्षा से दूर रखा गया। वैदिक परंपरा में कुछ ऐसे कालखंड आए तो शिक्षा से अपने शिक्षण संस्थानों में जो बौद्ध मठ हुआ करते थे शिक्षा दी जाती थी और वो मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा थी। महिलाओं की शिक्षा की बात वहाँ पे थी और मानव के बीच भेद मूलक सर्व संभाव के बात वहाँ कही गई थी। करुणा के हृदय विश्व में कहे जाते हैं तथागत गौतम बुद्ध। करुण हृदय थे, न केवल मानव की, पशु पंछी वनस्पतियों प्रति भी इनकी अगाध श्रद्धा थी। अभी जो दौर देख रहे हैं बहुत हिंसक प्रवृत्ति है। अभी कुछ कालखंड ऐसा भी पुनः आचरण पड़ा है कि मानव भी बहुत भेद, बहुत जाति आधार पर, धर्म आधार पर, क्षेत्र आधार पर, संस्कृति के आधार पर किया जाता है। लेकिन वो कालखंड जो बुद्ध का काल था, पूरा विश्व आच्छादित हो गया। बुद्ध के विचारों से पूरा विश्व आच्छादित हो गया। उस विश्व में, इस धरती पर पदार्थित ये बौद्ध परंपरा विश्व में छा गया। इन तथ्यों अन्वेषण के चलते, इन अन्वेषणों में आप देखेंगे, ये गहन अध्ययन और शोध का विषय है। अपने विभाग के विद्वत और निष्णात विद्वान शिक्षकों ने गंगा जी को यहाँ पे समय समय पर जो है बहुत अच्छा मार्गदर्शन को देते रहे, सहयोग देते रहे, अमेंडमेंट होता रहा। ये सतत प्रक्रिया है, ये रिसर्च जो है सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया में गाइड का 2-4 काम होता है। अभी बताया कि आप लोग पूछे उस विषय पर आते हैं, इससे पूर्व 2-4 चीज़ें हैं। गाइड का मात्र ये पहला ये स्थिति ये आपका होता है कि जो नीट परीक्षा पास किया या नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो उसको एक विषय चयन में गाइड का एक मार्गदर्शन होता है कि विषय सटीक चयन कर जाए, टॉपिक सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा से हो जाए। वो टॉपिक चला जाता है डीआरसी में, डीआरसी को उसका स्क्रूटनी करते हैं, रिसर्च प्रपोजल उस पर तैयार होता है। रिसर्च प्रपोजल अमेंड करने के बाद जो रिसर्च के लिए प्री रजिस्ट्रेशन होता है उसमें गाइड की फिर भूमिका होती है। तत्पश्चात जो आपका इस क्रम में आपके यहाँ रिसर्च क्लासेज होते हैं उसको आपको उसमें रगड़ा जाता है, फंसाया जाता है, तैयार किया जाता है, रिसर्च के अनुकूल बनाया जाता है। और उस क्रम में सर विद्यार्थियों को डीआरसी से काफ़ी बेहतर रिसर्च प्रपोजल तैयार करने के क्रम में जो प्रिपरेशन वगैरह करके और बहुत सारे, जैसा कि गंगा ने बताया कि हम गए पटना गए, दरभंगा गए, विभिन्न शिक्षण संस्थानों गए, अध्ययन केंद्रों में गए, आपका ये आपके लाइब्रेरी में गए, तो उन सबों पर जाकर अध्ययन करके आप सभी एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हैं। रिसर्च थीसिस सबमिट करने से पूर्व अच्छे रिसर्च जर्नल के पास पब्लिश होता है आपके पेपर को, स्नेह से आप तैयार होते हैं और तैयार होते हैं। जैसा कि अभी आप पहला आपका ये था